हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 8। तो चलिए देखते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे और आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे भाई? तो देखे थे कि जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का वो क्या था, कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखे थे। तो इसमें हम लोग देखे थे कि इसका हेड पार्ट होता है। क्या पार्ट होते हैं? एक हेड होता है, दूसरा नेक होता है, तीसरा मिडल पार्ट होता है और चौथा क्या होता है? टेल होता है। और हेड के अंदर भी एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है और हेड के ऊपर आपके एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रेट करने वाले एक्रोसोम होते हैं। मतलब एक ऊपर में जो है वो एक पार्ट और होता है, एक्रोसोम जिसको कहते हैं। वो क्या होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है हेड के ऊपर, ठीक है। और वो सिक्रेट करता है हाइड्रोलिटिकल एंजाइम जो हेल्प करता है आपके फॉलिकल के जोना पेलोसिडा सबको तोड़ने में, एज अ मिसाइल हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे इसमें नेक पार्ट होता है, देन मिडल पार्ट, और मिडल पार्ट में सबसे जरूरी चीज होता है। क्या होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है कि वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो टेल के मूवमेंट को एनर्जी दे। क्यों? अगर मूवमेंट टेल करेगा ही नहीं तो वो जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो फादर होंगे, वो फादर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जब तक मूवमेंट स्पर्म में आएगा ही नहीं तब तक फर्टिलिटी आपकी आएगी ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है आपका? एटीपी प्रोड्यूस। किस लिए? टेल के मोटिलिटी के लिए, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट होता है इस लाइक, उसी को हम लोग नेबन कर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबन कर्न अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। ये देख लिए थे। फिर देखे थे कि ये जो पूरा होल बॉडी है स्पर्म का वो किससे कवर्ड रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्योंकि ये भी तो एक सेल है, तो किससे कवर्ड रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फिर मैंने इसमें देखा था कि जो एक्रोसोमल एंजाइम से, मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो एक्रोसोम से निकल रहे हैं वो किस में हेल्प करता है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। किसके? ओवम की, ठीक है। फिर मिडल पीस में तो हम लोग देख ही लिए। फिर हम लोग पढ़े कि 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म होते हैं वो पर इजैकुलेशन बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए हम लोग क्या देखे थे कि अगर 60% जो है वो नॉर्मल शेप में है और 40% वेगरस मोटिलिटी में आते हैं तो वो एक नॉर्मल फर्टिलिटी है। और अगर ये सब में नहीं होगा तो फिर उसको हम लोग फर्टाइल में, नॉर्मल फर्टाइल के रूप में नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखे थे कि एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस और प्रेजिस्टेंट ग्लैंड है, वो हेल्प करता है किस में? जरूरी होता है, नेसेसरी होता है मैचुरेशन और मोर्टालिटी ऑफ स्पर्म के लिए। फिर हम लोग देखे थे कि सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म को हम लोग मिला के सीमेन कह दिए थे। और जो एंड्रोजन है वो एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। अब हम लोग की बारी आती है oogenesis पढ़ने के लिए। क्या बारी आती है? oogenesis के लिए। क्या पढ़ेंगे हम लोग? oogenesis। अब oogenesis क्या है भाई? जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस था, स्पर्मेटोगोनिया से आपका क्या बना था? स्पर्म बना था। तो अब यहीं से हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई? कि हम लोग कैसे बनाते हैं एग। किससे? oogonia से, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? लिखे या फिगर ड्रॉ करते हैं? तो हम लोग लिखते ही हैं थोड़ा पहले। तो ये जो कुछ कुछ बातें मैं आपको बताती हूं, वहां पे क्या हुआ था? आपके स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हुए थे? एट अ प्यूबर्टी, मतलब जब वो प्यूबर्टी स्टेज में थे तब स्टार्ट हुआ था। पर यहाँ पे oogenesis जो है वो फीमेल्स में आपके फीटल टाइम से ही स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? स्टार्ट्स ड्यूरिंग, कब से? एम्ब्रियोनिक
स्टेज। मतलब क्या कि बच्चा जन्म लेने से पहले जब वो बेबी पेट में रहते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तभी से उसमें oogenesis स्टार्ट हो चुका है भाई। हम लोग बहुत फॉरवर्ड है लड़कों से, समझ रहे हो ना। देन फिर हम लोग क्या है, इस उस टाइम क्या होता है कि फ्यू मिलियंस oogonia are formed in each fetal ovary। एक मिनट, अब ये क्या है, ये बोल रहा है कि जब फीटल ओवरी था, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज था, तभी फ्यू मिलियन ऑफ जो oogonia है वो फॉर्म हो चुका है भाई, उसी टाइम हो चुका है। पर लड़कों में कब हुआ था, एज अ पुबर्टी, मतलब पुबर्टी एज में वो लोग का हुआ था, ठीक है। पर हम लोग का कब हो रहा है, फीटल में ही, फीटल मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो रहा है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, नो मोर oogonia are added after birth। अब ये क्या बोल रहा है, ये आपका बोल रहा है कि एक भी जो oogonia है वो एकदम से एडेड नहीं हुआ बर्थ के बाद, वो तो या तो स्टार्ट हो गया एम्ब्रियोनल स्टेज में ही, या तो फिर प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा। बर्थ के बाद अभी आपका कोई भी oogonia है वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन चलते हैं, तो क्या है, oogonia माइटोसिस, जैसे वहां पे स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस क्या था, तो क्या बनाया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, वैसे ही यहाँ पे oogonia माइटोसिस करेगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी oocytes। और जैसे ये प्राइमरी oocytes बनाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। ये सब एम्ब्रियोनल स्टेज में हो रहा है, क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। एक मिनट, क्या हो रहा है, एक मिनट, मतलब समझ में आया कि जैसे ही प्राइमरी oocyte बनाएगा और मियोसिस करने के लिए जाएगा, तो क्या बोलेगा नेचर कि अब नहीं, तुम बहुत बच्चे हो, अभी कहाँ से तुम आगे बढ़ रहे हो, पर वो बोलेगा नहीं, हम तो मियोसिस करेंगे भाई। फिर भी नेचर के द्वारा क्या होता है कि प्रोफेज 1 में ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, मतलब रोक लिया जाता है आगे बढ़ने से, ठीक है। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय granulosa cells to form। जब आपका जो प्राइमरी oocyte है उसके चारों ओर सराउंड कर जाता है ग्रैनुलोसा सेल्स, तब उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स कह देते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स बना है वो क्या है,
तो जो लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे डिजनरेट करने लगते हैं आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं लार्ज नंबर ऑफ these follicles degenerate, और फिर puberty के टाइम मात्र आपका 60K to 80K ही बच जाता है। कहाँ आपके मिलियंस में हुए थे, पर कितना बच जाता है, 60,000 से 80,000 ही बचता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, at puberty only 60K to 80K of these primary follicle are, एक मिनट, at puberty these follicles, sorry एक मिनट, only 60 to 80K primary follicles are left in each ओवरी। ठीक है, मतलब क्या है कि हर ईच ओवरी में मात्र कितने फॉलिकल्स बचे हुए रहते हैं, 60K to 80K, मतलब 60,000 से 80,000 ही फॉलिकल्स बस बचे हुए होते हैं। ठीक है, देन फिर हम लोग चलते हैं आगे। आफ्टर पुबर्टी जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, क्या होता है, आफ्टर पुबर्टी जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो सराउंडेड हो जाते हैं और भी ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल से, और फिर न्यू सेल्स आता है जिसको हम लोग थीका कह देते हैं। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं, आफ्टर प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा cells and new theca to form क्या बनाएगा, वो बना देगा सेकेंडरी फॉलिकल्स। ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल्स कैसे बना था, प्राइमरी oocyte में ग्रैनुलोसा सेल्स जब सराउंड कर गया था तब उसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स कह देते हैं, और मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल ऐड हो जाता है जब प्राइमरी फॉलिकल्स में प्लस एक न्यू सेल्स थीका आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पहले फिगर में देखते हैं। पहले ये आपका फीटल एज में ऊगोनिया रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है, बाद में ये ऊगोनिया में आपके साइड से सराउंड कर जाता है ग्रैनुलोसा सेल्स। ये क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स, और ये है प्राइमरी oocytes। ये दोनों जब मिल जाता है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्राइमरी
फॉलिकल। ठीक है, और फिर जब ये, एक मिनट, एक चीज और मैं बताती हूं, जो आपका oogenesis है और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसमें क्या डिफरेंसेस है, तो मैं बताती हूं उसका। ये जो oogenesis है वो आपका कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट बिफोर बर्थ। बट यहां पे क्या होता है? स्टार्ट्स एट, कब? प्यूबर्टी में। ठीक है, और फिर क्या होता है? इट, एक मिनट, ये बर्थ के बिफोर स्टार्ट होता है, फिर ये क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, और उसके बाद फिर अगेन स्टार्ट होता है, कब? अगेन स्टार्ट एट प्यूबर्टी। और ये जो आपका है ये स्टार्ट रहता है और कंटिन्यूअस ही रहता है। मतलब क्या? कि ये कभी रुकता नहीं है। एक बार प्यूबर्टी में स्टार्ट हो गया तो ये रेगुलर रीजेनेसिस करते रहेगा। पर यहां पे क्या होता है कि ये बर्थ के बिफोर ही स्टार्ट होता है, उसके बाद उसको रोक दिया जाता है एट अ प्यूबर्टी स्टेज जाने तक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूं, ये आपके, एक मिनट, प्राइमरी oocytes हैं और इसके बगल कुछ सेल्स घेर लिए हैं, जिसको हम लोग ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं। और ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल, सॉरी प्राइमरी oocytes है ना, ये दोनों मिला के फॉलिकल्स बनेंगे ना। जब ये दोनों स्ट्रक्चर रहता है इसको हम लोग क्या देते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। अब हम लोग को सेकेंडरी फॉलिकल बनाने के लिए क्या करना होगा? यहां पे फिर से हमको एक प्राइमरी oocyte बनाना होगा। देन फिर जो ग्रैनुलोसा का लेयर था उसको और भी ज़्यादा लेयरिंग करना होगा, मोर लेयरिंग। देन फिर इसके ऊपर एक थीका स्ट्रक्चर होता है, न्यू स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग थीका कहते हैं। तो ये आपका बन जाता है क्या बनता है? सेकेंडरी फॉलिकल। ये क्या है? थीका है। ये क्या है? लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। और ये है आपका प्राइमरी oocytes। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? टर्सरी फॉलिकल की ओर, कि टर्सरी फॉलिकल कैसे बनता है तो मैं बताती हूँ। फिर से मैंने यहाँ पे एक oocyte लिया, और फिर इसमें बाहर से ग्रैनुलोसा सेल्स का बहुत सारा लेयर हुआ, और ये लेयर के बीच ही एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब कैविटी बनाता है। ये लेयर है, यहीं पे कैविटी बनाता है, और ये जो कैविटी है ये फ्लूइड से भरा होता है। किससे भरा होता है? फ्लूइड से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
एंट्रम। ये आपका एंट्रम है और फिर इसके ऊपर जो थीका है वो जो थीका है वो इनर और आउटर थीका में कन्वर्ट हो जाता है। ये मान लीजिए आपका इनर थीका है, तो दूसरा आपका थीका कन्वर्ट होता है आउटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गए आपके इनर थीका और ये आपके हो गए आउटर थीका। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स अगर रहेगा तो हम लोग देखेंगे कि उसमें आपके ग्रैनुलोसा सेल्स का एक लेयर होगा, और अगर सेकेंडरी फॉलिकल्स को पहचानना होगा तो उसमें मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होंगे और एक थीका होगा। और अगर हमको टर्सरी फॉलिकल को पहचानना है तो हम लोग उसमें देखेंगे कि मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स और जो थीका है वो टू भागों में बट जाते हैं, एक हो जाता है इनर थीका और दूसरा हो जाता है आउटर थीका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग थोड़ा लिखते हैं, कहां तक मैंने लिखा था, सेकेंडरी फॉलिकल्स तक मैंने लिखा था। अब मैं लिखती हूं आगे। तो ये जो टर्शरी फॉलिकल है, फॉलिकल्स हैज fluid filled cavity called, क्या बोले थे, एंट्रम। और क्या हुआ था इसमें, जो थीका है, थीका गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू आउटर थीका एंड इनर थीका। ठीक है, हो गया। अब जाके आपका क्या होगा, प्राइमरी oocyte से कंप्लीट म्यूसिस होगा और सेकेंडरी oocyte फॉर्म करेगा। और म्यूसिस है वो क्या है, अनइक्वल डिवीजन होता है इसमें। जैसे क्या है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस जहां पे हो रहा था उसमें स्पर्मेटोसाइट से आपका जब स्पर्मेटोसाइट से आपका जब स्पर्म बन रहा था तब वहां पे क्या हो रहा था, म्यूसिस में आपका इक्वल डिवीजन हो रहा था, पर यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है। क्यों, एक आपका पॉलर बॉडी बनाएगा और दूसरा आपका सेकेंडरी oocyte बनाता है। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कैसे। तो सबसे पहले हम और भी देख लेते हैं पॉइंट्स। ये जो म्यूसिस है यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा, ठीक है इसका। फिर लार्ज सेकेंडरी oocyte एंड टीनी polar body are formed. Tertiary follicle then changes into Graafian and mature follicles. मतलब क्या है, देखिए जब आपका सेकेंडरी oocyte बन जाता है और टीनी पॉलर बॉडी बनता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल है वो चेंज हो जाता है किसमें, ग्राफियन या तो मैच्योर फॉलिकल्स उसको कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखाऊंगी, अभी आप टेंशन मत लीजिए, आप अभी समझिए बस। और जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है तब वहां पे एक और लेयर जुड़ जाता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जोना पेलुसिडा।
is formed around secondary oocyte। दिखाते हैं। जब ये आपका oocyte है, यहां पे बस क्या होगा, एक लेयर आ जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। ठीक है। और ये जो आउटर और इनर लेयर था ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्ना थीका और इसको हम लोग कहते हैं इंटरना थीका। ठीक है। अब यहां पे हम लोग लास्ट देखते हैं ओवुलेशन, ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocytes। ठीक है। मतलब क्या है कि जब आपके फॉलिकल सेकेंडरी जो oocyte है, ग्राफियन फॉलिकल्स है, आपका ब्रेक हो जाता है, रप्चर हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है और सेकेंडरी oocyte वहां से बाहर निकल आते हैं ओवुलेशन के टाइम में, और जो बच जाता है उसको हम लोग कार्पस ल्यूटेम कह देते हैं और फिर सेकेंडरी oocyte अपना आगे जाके प्रोसेस चालू रखता है। ठीक है। इतना ही था आज के लिए। और फिर मैं आपसे एक और डिस्कस कर लेती हूँ, रुक जाइए आप लोग, ये फिगर डिस्कस मैं कर लेती हूँ। देखिए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था कि स्पर्मेटोगोनिया में एक बार माइटोसिस हुआ तो प्राइमरी oocyte से बना। ठीक है। और oocyte से फिर एक बार माइटोटिक डिवीजन हुआ और उसके बाद फिर माइटिक डिवीजन हुआ और फिर सेकेंडरी oocytes बनाए। यहाँ पे क्या होता है, आपके जो पोलाइडी है वो आपके हाफ हो जाते हैं और इधर आपके 2n थे और इधर आपके हाफ हो जा रहे हैं। ठीक है। फिर सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन हुआ था, फिर वो डिवीजन होकर स्पर्मेटिड्स बनाता है और उसके बाद फिर एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और उसके बाद स्पर्मेटिड्स से आपका स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। और ये सब आपका कब हो रहा है, ये सब आपका एटा प्यूबर्टी हो रहा है। पर यहाँ पे आपका क्या है, जो ये oogonia है, ये सब फीटल लाइफ में, जैसे आप देख रहे हैं कहाँ तक, आपका oogonia में माइटोसिस होता है, प्राइमरी oocyte बनाता है, देन फिर वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में आके वो अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में। ठीक है। ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा था, आपका फीटल लाइफ में, सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रहा था। जब आपका बर्थ हो जाता है तब फिर आप प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं, देन आपका फिर से क्या होता है, स्टार्ट होता है oogonia के, मतलब oogenesis के आगे का प्रोसेस। ठीक है। तो वहां पे फिर क्या होता है, आपका जो प्राइमरी oocyte है वो फिर मियोटिक डिवीजन करता है, मियोसिस 1 करता है, देन वो बनाता है सेकेंडरी oocyte और एक साइड से वो पॉलर बॉडी बना देता है। फर्स्ट पॉलर मतलब oocyte बड़ा रहता है, एक छोटा सा पॉलर बॉडी फिर वो जाके डायरेक्ट फिर डिजेनरेट कर जाएगा या तो मियोटिक 2 करेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ओवम नहीं बनाता है। देन फिर वो जो सेकेंडरी oocyte है वो आगे जाके ओवम बनाएगा और एक और जाके फिर सेकेंड पॉलर बॉडी बनता है। ये सब दोनों जो होते हैं वो डिजेनरेट कर जाएंगे। ठीक है। तो यहीं तक था सारा चीज। आपको एक ही चीज याद रखना है कि आपका जो फॉर्मेशन होता है हर oogenesis का, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो आपके अगर फीमेल में है तो वो आपका फीटल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है और अगर मेल में है तो एट अ प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।